The Honorable Governor of Karnataka, Vajubhai Balaji, is here with us today. Despite his very busy schedule, we are indeed grateful to him. And may I request His Excellency Honorable Governor of Karnataka, Vajubhai Balaji, to address the gathering. आज का जो कार्यक्रम है वो कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल बेंगलोर, ये तीनों की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशन एंड आयुर्वेद, योगा एंड वेदांत, क्लासिकल पर्सपेक्टिव एंड मॉडर्न परसेप्शन, इसके बारे में जो ये तीनों संस्थाओं ने अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान देने के लिए ये आयुर्वेद, योग और वेदांत का जो कार्यक्रम की इंटरनेशनल लोगों को बुलाकर यहाँ कार्यक्रम रखा है, इसीलिए ये तीनों संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मित्रों, राष्ट्र भावना क्या चीज है, वो किसको दिखाना है ने, तो उसके लिए साथ में मिलकर कार्य करने की जरूरत है। और हम कहेंगे कि प्राचीन काल में भारत में सारे विश्व के लोगों यहाँ स्टडी करने के लिए आते थे। जब नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ थी, तब वहाँ का वेद के बारे में, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ऋगों की, ये सब वेदों की स्टडी करने के लिए आते थे। योग के लिए भी आप जानते हैं कि पहले अपने देश के ही लोग योग क्या है वो नहीं जानते थे। बाबा रामदेव ने सभी लोगों को योग क्या है वो उसी का प्रचार किया, और हम देखते हैं इतने इतने बड़े मोटे लेडीज और जेंट्स सब यूं ही त्यों ही बैंड लगने लगे। मित्रों, यदि बचपन से जो योग की पद्धति की होती ने, तो बुढ़ापे में ये करने की जरूरत नहीं होती और बुढ़ापा आता भी नहीं। मित्रों, अपने शरीर है ने, शरीर का 4 अंग है। एक शरीर है, शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। ये शरीर को अच्छा रखेंगे तो अपना मन भी अच्छा रहेगा। और शरीर को अच्छा रखने के लिए जो बीमार पड़ते हैं तब आयुर्वेद की जरूरत पड़ती है, और बीमार न पड़े इसीलिए प्रिकॉशनल मेजरमेंट करने के लिए योग की जरूरत पड़ती है। हम कहेंगे अनंतराव जी ने जो बताया ने कि दवाएं आयुर्वेद में है। अपने हिंदुस्तान में आयुर्वेद दवा की असर काफ़ी है, मगर जो इमरजेंसी किसी को अच्छा करना है तो वो एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है। मगर आयुर्वेद और एलोपैथिक दवा में काफ़ी डिफरेंस है। एलोपैथिक दवा वो दर्द को काबू में रहती है। यदि शरीर में दुखावा आया और कोई एक एलोपैथी की दवा लेंगे तो दुखावा महसूस नहीं करेंगे, मगर दुखावा मिटता नहीं। आयुर्वेद रोग को मिटाता है और एलोपैथिक रोग को काबू में रखता है। काबू में रखा हुआ रोग कल फिर से होता है। आयुर्वेद से जो रोग है
वो परमानेंट गायब हो जाता है। ये ताकत है। देखो, मैं तो मेरे एक्सपीरियंस पे कहूंगा कि यदि मुझे एसिडिटी की तकलीफ थी और एसिडिटी की वजह में जो डियोडिनल होता है होजरी के बाद और छोटे आंतर के बीच में, उसमें से एसिड का प्रमाण ज़्यादा होने से वहाँ से खून निकलने का शुरू होता था, और जब मैं लेट्रिन जाता था दूसरे दिन, तभी मुझे मालूम होता था कि मुझे एसिडिटी की इफेक्ट हुई है और खून निकल रहा है। मगर इसके लिए मैंने आयुर्वेद तो क्या, तुरंत ही एलोपैथिक का उपाय करने की बात की। डॉक्टर ने कहा, वो सोलासिड दी, एंटी एसिड जैसी दवाई दी, तो वो ठीक हो गया। दूसरी दफ़े हुआ तो इतना खून बहा के 7 बोतल ब्लड देना पड़ा। तीसरी दफ़े 5 बोतल ब्लड देना पड़ा, और 3 दफ़े 3-3 बोतल ब्लड देना पड़ा। ऐसी एसिडिटी थी। डॉक्टर ने, मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या है, ये क्यों काबू में नहीं आता? कि नहीं, एसिडिटी ऐसी चीज है, हम उसको काबू में ला सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते। तुमके परमानेंटली नींबू मत खाना, छाछ मत पीना, खट्टा मत खाना, तीखा मत खाना, ऐसे हमको सलाह देकर तुमको लाइफ लॉन्ग ये करना पड़ेगा। तो अच्छा, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करना पड़ा। तो फिर मैंने, एक मेरा मित्र था, उसने बोला कि वजू भाई तुम्हारा शरीर दुबला पतला है, ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ ऊपर एक वेल होती है जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं, अमृत वेल भी बोलते हैं। वो अमृत वेल के पत्ते छोड़कर जो उसकी डाली है, डाली में से उसको काटकर उसमें से जो ये हमको गड़ो बोलते हैं उसको, या गिलोय बोलते हैं, इसमें से सफ़ेद सत्व निकलता है। वो सफ़ेद सत्व तुम लो, तुमको अच्छा होगा। मेरे मित्र ने कहा, मैं बनाता हूँ, मैं आपको भेजूंगा। तो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने तो हमारा हेमोग्लोबिन जो कम रहता था 11 साढ़े 11 पर ग्राम, इसके अलावा हेमोग्लोबिन 14.5 ग्राम हो गया। मगर ये फायदा क्या हुआ कि मेरी एसिडिटी चली गई। जो एलोपैथिक में कहते हैं कि एसिडिटी को हम मेंटेन करना चाहिए, हम मिटा नहीं सकते, तो मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, यदि किसी को एसिडिटी है तो ये गड़ो सत्व यानी गिलोय की दवा लीजिए, वो परमानेंट तुम्हारी एसिडिटी दूर हो जाएगी। ये मेरी तारीफ करने के लिए बात नहीं करता, बात इसीलिए करता हूँ कि अपनी आयुर्वेद दवा में ये ताकत है। और चरक ने भी कहा था कि एक भी रोग असाध्य नहीं है। कोई भी रोग हो सो वो साध्य रोग हो सकता है, मगर किसके लिए क्या दवा चाहिए उसका अपन को ज्ञान नहीं है। और ये ताकत ये आयुर्वेद दवा में है। मित्रों, आज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करने के लिए, अपने खान पान के लिए भी आदमी मरता है ने, वो अपनी जीवन व्यवहार पद्धति से मरता है। दिन को काम करता है और जरा रात को टाइम मिलता है ने, चलो जाए फैमिली के साथ। बच्चा बोलता है कि चलो थोड़ा सा हॉट डॉग खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले। हमारा आयुर्वेद में तो कहा है, रात को तो बहुत कम से कम खाना। दूध पीकर तुम सो सकते हैं तो खाने की जरूरत नहीं है। फल खाकर तुम सो सकते हैं तो खाने की जरूरत नहीं है। मगर अपने लड़के को और बीबी को गाड़ी में लेकर हॉट डॉग खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और सुबह में देखते हैं तो पेट बहुत भारी हो गया, आज तो गैस हो गया, आज तो ये हुआ। आदमी मरता है ने तो अपने आप से। वो मौत को इन्विटेशन देते हैं, अरे मैं मौत, तुम मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तुम तुरंत आओ। मैं खाना खाकर ऐसा हट्ठा कट्टा हो जाऊंगा, सबसे पहले मृत्यु को आलिंगन करने वाला मैं ही होगा।
मित्रों, अपने यहाँ कहा है खान पान में रिस्ट्रिक्शन कर रखना। ये खान पान में जो रिस्ट्रिक्शन रखता है उसी को दवा लेने की जरूरत नहीं होती। आदमी खाने से मरता है, भूखा रहने से कोई नहीं मरता। अपने ऋषि मुनियों ने कई दिवसों तक उपवास किया, एक भी ऋषि मुनि का आयुष्य कम नहीं हुआ। और जो रोज दिन में 2 दफे के अलावा 4 दफे खाता है वो रोज बीमारी होता है। जीते जागते भी वही मरा हुआ है ऐसा लगता है। मित्रों, आयुर्वेद में दवा लेने से पहले अच्छी तरह से अपन को अपनी खान पान की तैयारी करना चाहिए। आज कहेंगे मिल्क इज परफेक्ट फूड। मिल्क में सब कैलोरी आ जाती है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है। और मिल्क कौन पीता है आज? मिल्क पीने की किसी को आदत ही नहीं है। यदि हमें आयुर्वेद के पास जाएंगे तो जरा रात को थोड़ी सी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है, तो वो कहेंगे अच्छी तरह से मुंह साफ कर, रात को सोने के समय 1 गिलास दूध पीकर सो जाओ, तुम्हारे पेट में गड़बड़ कुछ नहीं होगी। मगर दूध नहीं कोई पिएंगे। और हमारे गुजरात में तो रात को पीने की चीज जो जा रहे हिंदुस्तान में है ना, वो हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा हम भाग्यशाली है। दूध के अलावा और दवा पीकर सोते हैं। मित्रों, अपने आप को जीना या मारना अपन को मंजूर करना। ये आयुर्वेद के बारे में हम जितना कहें ये कम है। और दूसरी जो बात है वो योग। योग इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के लिए शरीर बिगड़ ना जाए, शरीर अच्छा रहे, अपने फेफड़े अच्छे रहे, अपनी स्टमक अच्छी रहे, अपने दिमाग अच्छे रहे। इसी के लिए जो बाबा रामदेव जो घूमते हैं वो तो सब उसको आयुर्वेद अच्छा शरीर अच्छा बनाने के लिए नहीं, हमारा तगड़ा शरीर हो गया और वेट कम किस तरह से कम हो उसी के लिए वहाँ पर जाते हैं। वो परमानेंट नहीं जाते, 2-3 दिन जाएगा वो खत्म करके चला जाएगा। हमारे यहाँ भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई ऐसी संस्था है कि जो शरीर को अच्छी रखने के लिए वहाँ योग और वो कराते हैं। और योग की पहचान ये अपना प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि 21 जून वो योग दिवस होगा। और योग दिवस की वजह से इस विश्व के 193 राष्ट्रों में से 185 देशों ने योग का स्वीकार किया। जिस योग को हम यूं ही नहीं स्वीकार करते वो विश्व वाले स्वीकार करते। आज भी यहाँ का योग गुरु है, उसको अमेरिका ले जाते हैं, 3-3 करोड़ रुपया ईयरली उसका पेमेंट देते हैं और कहते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से अच्छा रहो वो सिखाओ। हेल्थ इज वेल्थ। जो शरीर अच्छा रहेगा तो सब काम अच्छा करेगा। और शरीर को अच्छा रखने के लिए और मन यदि जो प्रॉपरली योग की वजह से प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बीमार पड़ने की कोई बात नहीं होगी और मन में भी शांति होगी। इसके योग ने जो हम नहीं स्वीकारते, सारे विश्व स्वीकारते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये आज जिस तरह से योग का स्वीकार विश्व के राष्ट्रों ने किया ने, अगले दिनों में अपनी आयुर्वेद दवा का स्वीकार भी समस्त विश्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये ताकत आयुर्वेद दवा में है। मगर उसको प्रचार और प्रसार करने वाला चाहिए। एक आदमी हिम्मत से निकला 21 जून, वो उसी को आयुर्वेद उसको योगा दिन तरीके बनाओ। और भी फिर आएगा ऐसा दिन कि एक दिन ऐसा आएगा उसको आयुर्वेद दिन तरीके ये हो सकता है। और सबसे जो योग और आयुर्वेद से अच्छी भी चीज है, मानव जीवन में शांति से जीने के लिए प्रामाणिकता और निष्ठा से जीने वाले तो कई लोग हैं, पर मेंटली शांति से जीने के लिए जो वेदांत का उपयोग करेंगे।
ये वेदांत यानी भारतीय संस्कृति, किस तरह से सोचना, किस तरह से कार्य करना, किस तरह से अन्य लोगों को उपयोग करना, ये वेदांत में अपना वेद का ज्ञान भी आ जाता है, उपनिषद का भी ज्ञान आ जाता है, गीता का भी ज्ञान आ जाता है। हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बोध दिया था, वो अर्जुन को बोध नहीं दिया था, वो बोध अपन के लिए था। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके भोगना, ये अपनी संस्कृति की बात है। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, व्यक्ति कार्य करे जा फल की आशा रखो मत, वो गीता में कहा है। और गीता में और भी कहा है कि मानव का कार्य क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृत्य करने वाले को नाश करो और जो संत लोगों है उसी की सेवा करो, उसका रक्षण करो, ये काम है। उन्होंने भगवान महावीर और बुद्ध की तरफ अहिंसा नहीं की थी। कृष्ण ने कहा था छठम प्रति साठ्यम, जैसा है उसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करो। कंस अपना मामा था, मगर कंस ने जो अत्याचार समस्त विश्व पर करते थे उसी समय तो कंस का नाश किन्होंने किया, भगवान कृष्ण ने किया ने। जो शिशुपाल था उसकी जातता था, उसका कुछ न कुछ रिश्तेदार भी था, मगर शिशुपाल को कहा कि शिशुपाल गाली देना बंद कर, ये अच्छा नहीं है, गाली देने वाला इस राष्ट्र में रहने के लायक नहीं है, तुझे गाली नहीं बोलना चाहिए। 99 गाली दी, तब तक कृष्ण भगवान ने सहन किया, और 100वीं गाली दी तो अपने परिचय वाले लोगों का भी सिर उड़ा दिया। मित्रों, ये ताकत अपनी संस्कृति है। हम कभी बुरे काम करने वाला चाहे भी कोई भी हो तो उसका नाश करना चाहिए। कृष्ण ने, भगवान ने कहा भीष्म पितामह तेरा पितामह है, मगर आज जो दुराचारी लोगों के साथ में है तो दुराचारी लोगों के साथ में रहने वाला का संहार करना वो अपना कर्तव्य है। हम कहते हैं ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः है ने, द्रोणाचार्य वो पांडवों का गुरु था, तो भी उन्होंने कहा कि अपना गुरु भी आज दुष्ट लोगों के साथ में है, ऐसा गुरु का संहार करना भी कोई गलत बात नहीं है। और अर्जुन ने और पांडवों ने मिलकर गुरु द्रोणाचार्य का भाई वध किया। मित्रों, जो अपनी संस्कृति में ये ताकत है, बुरा काम करने वाला इस समाज में नहीं रहना चाहिए। वो आदमी को हम नहीं मारते, उसकी मेंटालिटी को मारते हैं। ये मेंटालिटी को क्रश करना वो अपनी संस्कृति में है, वही संस्कृति मर्दानगी वाली संस्कृति है। ये मर्दानगी वाली संस्कृति में आज दुनिया में सब है। हमारी पास साइंस का नॉलेज है, हमारे पास पैसे है, हमारी पास सड़कें है, इंडस्ट्रीज है, मगर क्या हमारे पास हिम्मत है, करेज है सत्य के लड़ने के लिए? और जो असत्य है उसी के सामने लड़ने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत कौन देता है? जिस पर मैंने कहा ना, शरीर है, शरीर पर मन है, मन पर बुद्धि है और बुद्धि पर आत्मा है। आत्मा कभी किसी को गैर कानूनी कार्य करने के लिए इजाजत नहीं देता, मगर शरीर के बाद जो मन होता है ना, वो प्रलोभित होता है कि ये दर्शन के लिए आए हैं, बहुत बड़े पैसेदार है, उसे छोड़ना मत। उसको किस तरह से डिमांड करे तो बुद्धि कहेगी मैं साधु हूँ, उसके पास डिमांड करना मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है, मैं करूँ या न करूँ, करूँ या न करूँ। मन विचलित होता है। बुद्धि कहती है ने यार ठोक दो ने, जो होगा सो देखा जाएगा। मगर जो आत्मा को पूछेगा ने तो कहेंगे हम साधु और सन्यासी होकर किसी के पास भीख मांगना वो हमारा कर्तव्य धर्म नहीं है, जाने दो। आत्मा कभी किसी को झूठ कार्य करने के लिए इजाजत नहीं देती। जो आत्मा जो नहीं देती इजाजत, वही अपने वेदांत में है कि गैर कानूनी कार्य करने के लिए अपने शरीर और मन को
जो इजाजत नहीं देती वो सारांश है अपना वेदांत का। सर्वे संतो सुखिनः सर्वे संतो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुख कश्चित भाग भवेत्। किसी को दुख न हो, वो कार्य और सिद्धांत ये वेदांत का है। वसुदेव कुटुंबकम, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, सारे विश्व है, वहां बंधुत्व की भावना रखना। वसुदेव कुटुंबकम, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई ख्रिस्ती है, न कोई पारसी है, भगवान का दिया हुआ संतान है। वो सर्वे संतो न सुखी न, सबको सुखी करने के लिए जो कार्य करता है वो भारतीय संस्कृति है। मित्रों, इस संस्कृति में पड़े हुए संस्कारों को हम जागरूक करके समस्त विश्व में भारत का नाम रोशन हो, भारत की संस्कृति क्या है उसकी पहचान हो, इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। ये तुम्हारा 3 काम है ना, एक आयुर्वेद के लिए, योग के लिए और वेदांत के लिए। इसमें से योग का कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू कर दिया है और 185 विश्व के देशों में ये आयुर्वेद दिन वो चला रहे। डे बाय डे वही राष्ट्र में आयुर्वेद की पद्धति बढ़ेगी, फिर अपनी औषध की पद्धति भी आगे आएगी और अपनी जीवन जीने की पद्धति, अपनी विचार करने की पद्धति, मानव जात को संरक्षण करके मानव जात दयावान हो, बुद्धिवान हो, चारित्रवान हो, अन्य लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी भावना जो अपनी वेदांत में है, वो वेदांत की भावना को और भी आगे जाने के लिए आज उज्जवल दिन है। जिस तरह से हम कहते हैं न कि जो हम समुद्र में मुसाफरी करते हैं और जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जो पवन होगा तो अपना वाहन का सड हम खोल देते हैं तो ज़्यादा गति से अपना वाहन चले जाएगा। आज समस्त विश्व में भारतीय संस्कृति का जय जयकार करने के लिए आज हवामान भी अच्छा है, अपना वाहन का सड खोलने की जरूरत है। और आइए हम सब साथ में मिलकर अपनी भारतीय संस्कृति की जो 3 प्रणाली का है, हमारी दवाई की प्रणाली का, हमारा योग की प्रणाली का और वेदांत का संस्कार, हम समस्त विश्व को देकर ये भारत है वो भारत जगत जननी हो, भारत माता समस्त विश्व की माता हो और माता की तरह से सबको सांत्वन मिले, माता का हर संतान सुखी रहे, इसी भावना से कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, समस्त विश्व को हम संस्कारिता से सबर करें, इसी भावना के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, आभार। भारत माता की। अरे अपनी देश की संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ और ये ढीले पहुँचे, क्या पिज़्ज़ा खाकर आए, बर्गर खाकर आए कि क्या है, दूध पीकर आए, क्या है? जरा माता, जो माता की जय जयकार जोर से नहीं बोलेगा तो किसकी जय जयकार बोलेंगे? आप बोलेंगे तो मैं बोलाऊं फिर से, पक्का? भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। Thank you, Honorable Governor of Karnataka. That has been truly a very profound speech, bringing out the realities of life with such a fine blend of wit and humor. Thank you so much, sir. The next program is felicitation to the Honorable Governor of Karnataka and the Chief Guest, vote of thanks by Professor M.K. Sridhar, Registrar, Karnataka Sanskrit University. अस्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटन समारंभे वेदिकायाम् उपस्थितानां महामहिमशालिनां राज्यपालानां तथा अन्येषां गण्यव्यक्तीनां कृते अहं साष्टांगं प्रणम्य इदानीं हार्दं वचनं व्याहरामि। On behalf of Karnataka Sanskrit University, Purnayu Ayurveda Hospital, Yoga Parignyana Pratisthana and Department of Ayush, we are most honored to have
the inauguration by His Excellency Honorable Vajubhai Valaji, the Governor of Karnataka, for his outstanding and profound speech. We offer our sincere gratitude and hearty vote of thanks to you, Your Excellency. And I request Dr. J. Prakash Narayan, a world-renowned physician and the former chairman of the CCIM Government of India, Delhi, to give our token of memento. I am most honored to have Sri H.N. Anant Kumarji, Honorable Union Minister for Chemical and Fertilizers, to have come from all over from Delhi to have made a wonderful speech during this inaugural session. I request Professor JP to offer our sense of gratitude and token of memento to Honorable Anant Kumarji. We offer our grateful thanks to Honorable Sri Dinesh Gundu Raoji, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Government of Karnataka, for his integrated speech on science and religion, science and spirituality, and integrating for the betterment of the mankind. I request Honorable Subbarao, the trustee of Yoga Parignana Pratisthana, to offer our sense of gratitude to him. I also offer my grateful thanks to Sri Vijay Kumar Gogiji, the Director of Ayush Department of Karnataka, for having attended this program, and Honorable Minister for Health and Family Welfare, Sri U.T. Khadirji, should have been here, and he had some urgent work in his native place. He has left. He has offered his grateful thanks for the program, and he has made a financial assistant, a sizable financial assistant for the entire program, and we also thank in his absence. We thank Srimati Tejaswini Anant Kumarji, who is the chairman of the Adamya Chaitanya Trust and the chief patron for the entire conference, and also who is providing a lot of support with us delicious food and other things, for having been instrumental in making this inaugural function and then the conference a great success. I request Srimati Rekha Muralidhar, the physician, to offer our great sense of gratitude to her. Swami Ramaswarupanandaji from Uttarkashi has come for this program, and he has blessed the entire conference, his divine presence. I request Dr. Muralidhar of Purnayu Ayurveda Hospital to offer our grateful thanks at his lotus feet. We thank Sri Ashok Harnally, the former Advocate General of Karnataka and a renowned advocate and the chairman of the conference committee, for having made the remarks at the beginning and having guided and being instrumental in making this conference a great success. I request Sri Subbarao to offer our token of gratitude to Sri Ashok Kumar, Sri Ashok Harnally, and also to Dr. B.G. Gopinath, the chairman of the Yoga Parignana Pratisthana, for making this program a grand success. We are thankful to our acting Vice Chancellor, Professor Srinivasa Vakeri, for guiding us in making this program a grand success, and there are still more to come in the next 2-day deliberations. We offer our thanks to Sri Vakeri. We also offer our thanks to a number of dignitaries who have come from all parts of India, who are going to make special lectures, and also we offer our special thanks to Swami Ramaswarupanandaji of the Uttarkashi for having blessed the entire conference. We offer our thanks to Sri Dr. Manjunath, who is the officer on special duty of Karnataka, of our Minister, Higher Education, Minister for Health and Family Welfare, for augmenting this program and also giving us a financial assistance through the Department of Ayush. We offer our grateful thanks to the most distinguished scholars and others who are present here from all parts of India and abroad, and especially we have with us Dr. Ramchandra Bhatt Kotemane, the Vice Chancellor of the Yoga University, and Aret Singh,
Professor of Kaya Chikitsa from Banaras Hindu University. We offer our special thanks to Gogiji, Vijay Kumar Gogiji, the Director of Ayush, for having spoken on behalf of Ayush and also strengthening our hands in this great venture of ours. We are extremely thankful to the print and the friends from the print and the electronic media, the delegates who have assembled from all parts of India, distinguished scholars in Yoga, Vedanta and Ayurveda who are going to make special sessions, and also the people who have supported us in making the poster presentations as well as exhibition on Ayurvedic products and all the other activities with respect to this conference. Thank you very much, ladies and gentlemen, for Mayor and for making this inaugural session a grand success. And please remain seated and standing when His Excellency moves on. And immediately after that, we will have the session in which Professor Auraj Singh, who has come from Banaras Hindu University, is going to address us along with Professor Ramchandra Bhattkote Banerjee, the Vice Chancellor of Yoga University. We conclude today's inaugural.